जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी विषय के गद्य खंड के जो 13 पार्ट है, उस 13 पार्ट से जो मुख्य पॉइंट्स है जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं आखिर इसके अंदर टॉपिक क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो 13 पार्ट है, पहले उसका हम लोग नाम याद करेंगे, ठीक है। दूसरा, हर पार्ट के जो लेखक हैं उसका नाम, उनके लेखक की जन्म तिथि, उनका निधन का तिथि, और जो पाठ है वो किस विधा की रचना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जब आप क्वेश्चन को देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, 10 साल का जब क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब देखिएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अधिकांश तक क्वेश्चन आपको इसी में से पूछा जाता है। एकदम कॉमन क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो अगर यदि आप इस 13 पार्ट से संबंधित इन मुख्य पॉइंट्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो 2023 के जो एग्ज़ाम आने वाला है क्लास 12th का, उस एग्ज़ाम में कम से कम 5 नंबर का तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अब यह सवाल उठता है कि इस 13 पार्ट को भी याद रखना है, फिर 13 पार्ट के लेखक का नाम याद करना है, फिर उसकी जन्म तिथि, फिर उसकी निधन की तिथि, और उसके साथ साथ जो पाठ है वो किस विधा की रचना है, इसको भी याद करना है। तो काफ़ी टफ काम है, क्योंकि इसको एकदम से याद करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मान लीजिए आपको अगर दे दिया रहता है से रोज पाठ के लेखक का नाम क्या है और उसके अंदर 4 ऑप्शन दे दिया, तो कैसे पता करेंगे कि रोज पाठ के लेखक का नाम क्या है? दिक्कत होता है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो कैसे पता करेंगे कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उस ऑप्शन में कौन सा है सही। हो सकता है कभी कभी टेंशन में आदमी भूल जाता है, याद किया हुआ चीज़ भी भूल जाता है। जब क्लासरूम में बैठिएगा तो टेंशन के मारे आदमी भूल जाता है, तो फिर कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाया है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इस 13 चैप्टर से संबंधित जो भी मुख्य पॉइंट्स हैं उसको एक ट्रिक के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। और यदि पूरे सेशन में आपको कहीं भी लगे से हाँ आप कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एकदम बिल्कुल मुफ्त है, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अब शुरू करते हैं से आखिर किस तरह से हम पाठ का नाम, उसके लेखक का नाम, जन्म तिथि, निधन की तिथि और पाठ की कौन सी विधा है उसको कैसे याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बातचीत पाठ के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, उनका जन्म तिथि 1844 है, निधन है 1914, और ये निबंध है। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको एक लाइन के माध्यम से समझते हैं। तो बातचीत बालक से नहीं, बातचीत बालक से नहीं 18 से 44 वर्ष के उम्र वालों से करना। अब आपको लग रहा है उसे क्या कहानी लिखा रहा है, इससे पता कहाँ चलेगा से हाँ इसमें क्या चीज़ है, कैसे पता चलेगा से लेखक का नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे लिखे हम बातचीत, तो बातचीत से तो पता चल गया से पाठ का नाम बातचीत है, ठीक है। अब इसमें लेखक का नाम कैसे पता चलेगा? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बाल कृष्ण, तो बाल कृष्ण में जो शुरुआती जो 3 लेटर है उसको अगर मिलाया जाए तो देखिए बालक होता है। आपको हिंट मिलेगा, पूरा का पूरा लाइन नहीं मिलेगा, हिंट मिलेगा। उस हिंट से आपको याद आ जाएगा हाँ बालक मतलब बालकृष्ण। इस तरह से आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा। तो बातचीत बालक से नहीं 18 से 44 वर्ष की उम्र वालों से करना। अब किसके साथ नहीं करना है? तो 14 वर्ष से कम के, 14 वर्ष से कम वाले से बातचीत नीमन नहीं होता है, नीमन नहीं होता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको देखना है से किस तरह, अगर इस लाइन को अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो क्या पांचों चीज हमको याद हो जाएगा? तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हो जाएगा। अब देखिए कैसे। पहले तो बातचीत हमको याद हो गया, बातचीत पाठ है और पहला जो 3 लेटर हो गया बालक। तो बातचीत पाठ के लेखक कौन है? बालक मतलब बालकृष्ण भट्ट।
यहाँ लेखक का नाम याद हो गया। से नहीं, बातचीत बालक से नहीं, 18 से 44 वर्ष के उम्र वालों से करना। तो यहाँ से जो 18 से 44 है वो क्या दिखा रहा है, 18 से 44। तो जो पहली जो संख्या कभी भी आप इस वाक्य में आएगा, कोई भी वाक्य जो मैं बताने वाला हूँ, तो पहला जो संख्या आएगा वो पहला संख्या उस लेखक की जन्म तिथि होगी, इसको आपको याद रखना है। तो 18 से 44 वर्ष का मतलब बालकृष्ण भट्ट का जन्म 18 से 44 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। 14 वर्ष के कम वाले से बातचीत नीमन नहीं लगता है। तो 14 वर्ष चूंकि बाद में आ रहा है, ये जो 14 वाला जो संख्या बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया 1914 में बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ है। समझ पा रहे हैं आप। और 14 से कम वाले से बातचीत नीमन नहीं लगता है, क्योंकि 14 से कम वाले से बातचीत कीजिए तो आपको बात को समझ में नहीं करेगा, नाबालिग होता है, वो आपकी बात को अहमियत देगा नहीं, तो नीमन नहीं होता उससे बातचीत। तो नीमन का मतलब हो गया निबंध। निबंध का मतलब हो गया निबंध। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा और उस हिंट से आपको पकड़ना पड़ेगा कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो पहले लाइन में मैं आपको इसलिए बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं कि उसके बाद के जब मैं लाइन बताऊंगा तो चीजें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो कैसे हो गया, बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जिनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था और उनका निधन 1914 में हुआ था। और ये जो बातचीत जो पाठ है वो क्या है, निमन मतलब निबंध है। तो यहां से चीजें पूरी याद हो गई। अब बढ़ते हैं अगले पाठ की तरफ। चलिए अब अगला पाठ देख लेते हैं। अगला पाठ है उसने कहा था। उसने कहा था, इस पाठ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनका जो जन्म है वो है 1883 और उनकी जो मृत्यु हुई है वो है 1922 में। और उसने कहा था क्या है, कौन विधा है, कहानी है। अब इसको कैसे एक लाइन के माध्यम से इस पांचों पॉइंट को हम लोग याद करेंगे, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसने कहा कि तेरा सीट कहाँ है। मैं जैसे लिख रहा हूं आप उसी तरह से लिख लीजिए ताकि चीजों को आपको समझ में आएगा। उसने कहा कि तेरा सीट कहाँ है, तो मैंने शर्मा के कहा 22। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, इस लाइन को आप याद कर लेते हैं, तो आपको एक पांचों पॉइंट याद हो जाएगा। अभी है क्या चीज, उसने कहा कि तेरा सीट कहाँ है, उसने कहा कि तेरा सीट कहाँ है, तो मैंने शर्मा के कहा 22। यानी कोई लड़का किसी लड़की से पूछा से भाई तुम्हारा सीट कहाँ है, तो लड़की शर्मा के बोली 22 नंबर सीट है। अब उस चीज से इसको हम लोग रिलेट करके देख रहे हैं, क्योंकि ये चीजें याद रहती है, तो इसमें मैंने इस चीज को फिट कर दिया है। अब कैसे इसको याद करेंगे, यहां देखिए। उसने कहा, उसने कहा क्या हो गया, पाठ का नाम हो गया। उसने कहा कि 83 83 83 83 83 यानी 13 सीट, तो 13 सीट में 83 अंक छिपा हुआ है। उसने कहा कि 13 सीट कहाँ है, तो मैंने शर्मा के कहा 22। अब इस चीज को देखते हैं कि इसके अंदर कहाँ क्या चीज है। तो उसने कहा था, पाठ का नाम हो गया। 83 क्या है, चंद्रधर शर्मा का जन्म तिथि हो गया। और मैंने शर्मा के कहा, तो शर्मा मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी, शर्मा से चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और शर्मा के कहा 22, मैंने शर्मा के कहा 22, तो 22 क्या हो गया, उसकी निधन की तिथि। और यहां पर जो कहा है, देखिए यहां पर लिखा हुआ कहा है ना, कहा से क्या होता है, कहानी। कहा से क्या होता है, कहानी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे लाइन को अगर आप याद करते हैं तो देखिए कितना सुंदर याद हो गया। उसने कहा, पाठ का नाम, 13 सीट उनकी जन्म तिथि हो गई, शर्मा चंद्रधर शर्मा गुलेरी लेखक का नाम हो गया, कहा, उसने कहा क्या है, कहानी है, और सीट
22 यानी चंदा शर्मा गुलेरी का जो निधन तिथि है वो 22 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहला जो अंक अगर आएगा वो जन्म तिथि होगा और बाद वाला जो अंक होगा वो उसकी निधन की तिथि होगी। तो इस लाइन को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ये पांचों पॉइंट आराम से याद हो जाएगा। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। अगला है संपूर्ण क्रांति, ये तीसरा पार्ट है गद्य खंड का। इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। उनका जो जन्म तिथि है वो है 1902 और उनका निधन हुआ है 89। और संपूर्ण क्रांति जो है वो एक भाषण है। तो सबसे पहले मैं लाइन को लिख देता हूं, अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी से किस तरह से एक लाइन के अंदर इस सभी पॉइंट्स को फिट किया जाता है। और इस तरह से जब आप उस चीज को फिट कर देते हैं, उस लाइन को आप याद रखते हैं, तो उस पूरे लाइन में आपको सारी चीजें याद हो जाती है। तो अब इसको लिख के बाद मैं बताता हूं कि इसको कैसे आपको याद करना है। संपूर्ण क्रांति के लिए पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा इसके अंदर कैसे सारी चीजें आ रही है। संपूर्ण क्रांति के लिए जयप्रकाश ने 2 भाषण 59 दिया। यानी इस लाइन में एक लड़का अपने दूसरे दोस्त को बोल रहा है कि संपूर्ण क्रांति के लिए यानी पूरे क्रांति के लिए जयप्रकाश जी जो हैं, यानी किसी आदमी का नाम लेके बोल रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति के लिए जयप्रकाश ने 2 भाषण देते थे। जो क्रांतिकारी जो लोग होते थे क्या करते थे, भाषण के द्वारा लोगों को उत्तेजित करते थे, है ना, अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए भाषण के जरिए। तो उसी चीज को दिमाग में रखकर मैंने इस लाइन को बनाया है कि संपूर्ण क्रांति के लिए जयप्रकाश ने 2 भाषण 59 दिया। अब आपको इस लाइन को याद कर लेना है और इसके अंदर ये पांचों पॉइंट्स है कि नहीं है, अब इसको देखते हैं। तो जो सबसे पहला जो है वो क्या है, संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति क्या है, पाठ का नाम है। ये क्लियर हो गया। के लिए जयप्रकाश, आपको ये नाम याद रखना है। संपूर्ण क्रांति के लिए जयप्रकाश, तो जयप्रकाश कौन हो गए, जयप्रकाश हो गए संपूर्ण क्रांति के लेखक। ने 2 भाषण, तो बाद में जाते पहले लिखा हुआ 2। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी पहला कोई संख्या आएगा तो समझिएगा से वो उसकी जन्म तिथि है। तो जयप्रकाश जी की जन्म तिथि क्या हो गई, 2 यानी 1902 भाषण। अब भाषण मतलब संपूर्ण क्रांति जो है वो क्या है, एक भाषण है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भाषण, देख पा रहे हैं यहाँ पर भाषण लिखा हुआ है। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण, जिनका जन्म 1902 को हुआ था। और संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण है। अब देखते हैं इनका निधन का तिथि कैसे आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है 79। तो 79 कैसे आ रहा, 59 से क्या हो गया, 59 से हो गया 79। समझ पा रहे हैं आप। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश हैं, जिनका जन्म 1902 में हुआ था। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है और जयप्रकाश नारायण जी का जो निधन की तिथि है वो 59 मतलब 79 यानी 1979 में हुआ था। तो इस लाइन को अगर आप याद करते हैं तो ये पांचों पॉइंट आपको याद हो जाएगा। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब चौथे पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है गद्य खंड का जो चौथा पार्ट है वो है अर्धनारीश्वर। इसके जो लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जो जन्म तिथि है वो 1904 को हुआ है और इनका निधन 1974 ईस्वी में हुआ है। और अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है। अब इसको कैसे याद करते हैं, इसको आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर में है राधा राम, ठीक है। अर्धनारीश्वर में है राधा राम, यानी ईश्वर, जो ईश्वर का जो रूप की कल्पना की गई है कि आधा नर और आधा नारी। आप कई बार पिक्चर भी देखे होइएगा, जो शिव जी का जो फोटो देखने को मिलेगा, आधा शिव आधा पार्वती, उसी को बोलते हैं अर्धनारीश्वर, है ना। तो यहाँ पर उसी चीज को ध्यान में रखकर इस चीज को बनाया गया है कि अर्धनारीश्वर में है आधा राधा आधा राम, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना ये है इस लाइन से क्या क्या चीजें निकल के आ रही है।
तो अर्धनारीश्वर क्या हो गया, पाठ का नाम हो गया। और राधा राम से ये पता चलता है कि अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक है वो है रामधारी। राधा राम से थोड़ा सा मैच करता है रामधारी। तो अर्धनारीश्वर पाठ का नाम हो गया और अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक है वो है रामधारी सिंह। ठीक है, रामधारी सिंह। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो यहां से हमको लेखक का नाम भी समझ में आ गया। अब इसके बाद है दिनकर। ठीक है, बच गया दिनकर। तो इस दिनकर से बाकी चीजों को रिलेट करना है, दिनकर से बाकी चीजों को रिलेट करना है ताकि सारी चीजें एक ही वाक्य में समझ में आ जाए। तो दिनकर सब देखते हैं। दिनकर का मतलब क्या होता है, आपको भी पता है। दिनकर का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, और सूर्य कब दिखाई देता है, यानी कब उगता है, तो सूर्य उगता है 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद। और सूर्यास्त कब हो जाता है, यानी अस्त कब हो जाता है, 7 बजे शाम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इस सारी चीजों से हम ये देखेंगे से ये इस सभी पॉइंट्स को कवर करता है कि नहीं। तो यहां पर देखिए, अर्धनारीश्वर पाठ का नाम हो गया। अर्धनारीश्वर में है राधा राम। तो राधा राम का मतलब रामधारी सिंह दिनकर, लेखक का नाम याद हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दिनकर जो लास्ट है। जब हमको रामधारी सिंह दिनकर याद हो गया, लेखक का नाम याद हो गया, तो लास्ट में जो दिनकर है अब उस दिनकर से बाकी चीजों को रिलेट करेंगे। तो दिनकर का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य दिखाई कब देता है, सुबह में, सुबह 4 बजे के बाद। तो दिनकर जी का जन्म कब हो गया, 1904 ईस्वी में, जन्म तिथि यहां से पता चल गया। और सूर्यास्त कब होता है, शाम को 7 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद। तो यहाँ देखिए 7 लिखा हुआ है 7। ठीक है, तो यहां पर आप इसको उल्टा कर देखते हैं, ऐसे देखते हैं, 7 4 दिख रहा है, 74 दिख रहा है ना। तो ये जो 74 है, ये क्या हो गया, उसकी निधन की तिथि हो गई। क्या हो गई, निधन की तिथि हो गई। और अर्धनारीश्वर क्या है, एक निबंध है। क्या है, निबंध है। क्योंकि इस तरह से जब किसी को बताया जाएगा, तो सुबह 4 बजे भोर होता है, शाम को 7 बजे शाम होता है, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं, शाम को 7 बजे नहीं होता है, शाम तो 5 बजे होता है। तो तुम्हारा बात हमको नीमन नहीं लग रहा है, तुम्हारा बात हमको नीमन नहीं लग रहा है। जब बात मैच नहीं करेगा एक दूसरे से तो नीमन नहीं लगेगा। तो नीमन नहीं लगेगा मतलब निबंध है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ों को आपको याद रखनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वीडियो बनकर तो तैयार हो चुका है, लेकिन दिक्कत इस बात का है कि वीडियो का जो लेंथ है वो 1 से 1.5 घंटा का हो गया है। अब 1 से 1.5 घंटा का वीडियो मैं अपलोड कर भी दूँ तो आप उसको देख नहीं पाइएगा, क्योंकि अभी शॉर्ट वीडियो देखने का ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ तक जिस तरीके से मैंने आपको पाठ के नाम, लेखक का नाम, उनकी जन्म तिथि, उनके निधन की तिथि और पाठ की विधा क्या है, एक जो सेंटेंस के माध्यम से, एक वाक्य के माध्यम से जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, अगर ये तरीका आपको सही लगा, इस तरीका का जो ट्रिक है आपको अगर ठीक लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो ट्रिक है पसंद आ रहा है। तो आपके कमेंट से और वीडियो का लाइक मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं बाकी जो ट्रिक जो मैंने बनाए हैं वो पूरा का पूरा मैं अपलोड कर दूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाक से एक तो कमेंट लिख दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं अगला पार्ट यानी इस ट्रिक से संबंधित जो बाकी के जो पार्ट है उसको जब अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।